हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगामी सुपर टीईटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चंस हल कराने का प्रयास आज कर रहे हैं दोस्त। और चलते हैं, देखते हैं। इसमें कुछ 35-36 क्वेश्चंस का हमने चयन किया है जो कि अक्सर ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखते हैं दोस्त इसमें क्या क्या पूछा गया है, और इन्हीं प्रश्नों की उप शाखाओं से ही क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्त। इतना ध्यान दीजिएगा दोस्त, जो क्वेश्चंस बनते हैं बस उन्हीं की उप शाखाओं को पूछ लिया जाता है। तो मॉडल पेपर हल करने का हम लोगों का जो उद्देश्य यही होता है कि मॉडल पेपर को हल कराते समय उसकी जो शाखाएं हैं उन शाखाओं को भी अगर पढ़ लिया जाए और नोट्स बना लिया जाए तो किसी भी परीक्षा को दोस्त आसानी से जो है निकाला जा सकता है दोस्त। तो चलते हैं, देखते हैं किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किया गया था दोस्त। कह रहे हैं कि किस क्षेत्र में सुधार के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, ओबीबी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1986 की शिक्षा नीति के तहत 1987-88 में लाया गया दोस्त। ठीक है, 1987 में जो है इसको प्राथमिक स्तर पर लागू किया गया था। और यह भारत की द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसकी घोषणा कौन किया था? तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत की द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1986 में किया गया था। 1986 में उन्होंने किया था दोस्त। और देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति के तहत कुछ 3 ऐसे कार्य किए गए हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रकार से क्रांति का कार्य किया है दोस्त। तो देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसको हम कहते हैं ओबीबी, की स्थापना 1987 में किया गया। नवोदय विद्यालय 1989 में किया गया। और डाइट की स्थापना 1987-88 में किया गया। और देखेंगे तो सबसे पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की जो शुरुआत हुआ था वो प्राथमिक स्तर पर, और इसका क्रियान्वयन जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर 1992 में किया गया था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है क्या दोस्त? तो कम से कम 2 कमरे, 1 बरामदा, 2 शिक्षक, चाक, डस्टर, ठीक है, और कुछ दृश्य श्रव्य संबंधित सामग्रियाँ, ठीक है, इन सब का तात्कालिक व्यवस्था करके और 100% नामांकन प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैक्षिक अनुसंधान का जन्मदाता कौन है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्त। शैक्षिक अनुसंधान का जन्मदाता J.N. राइस है दोस्त। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं दोस्त। तो शैक्षिक अनुसंधान का जन्मदाता कौन है? J.N. राइस। कोहल वर्ग द्वारा नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं दोस्त? तो इसको हमने बताया है कोहल वर्ग का एक सिद्धांत क्या? नैतिक विकास का सिद्धांत। तो नैतिक विकास के सिद्धांत पे इन्होंने 3 अवस्थाएं और 6 चरण बताए हैं दोस्त। इसको हमने कई बार आपको पढ़ाया भी है टीटी के दौरान। उसमें आपको बताया था कि पूर्व नैतिक स्तर ये 4 से 10 वर्ष का होता है दोस्त। इसमें किसी प्रकार की नैतिकता नहीं होती है। और दूसरा हमने बताया था परंपरागत नैतिक स्तर, जिसको कहते हैं प्रथागत नैतिक स्तर। अर्थात इसमें जो है नैतिकता, जो कुछ भी वो नैतिकता का पालन करता है वो परिवार या समाज का अनुकरण करके करता है, नकल करके करता है, अर्थात स्वविवेक से नैतिकता का पालन नहीं करता है दोस्त। और तीसरा हमने बताया था पश्च परंपरागत नैतिक स्तर या गैर परंपरागत नैतिक स्तर। अर्थात तीसरी अवस्था जो होती है कोहल वर्ग के नैतिक विकास की, उसमें बच्चे में जो होता है पूरी तरह से नैतिकता आ जाती है। तो पहली अवस्था 4 से 10 वर्ष, दूसरी अवस्था 10 से 13 वर्ष, तीसरी अवस्था 13 से 16 वर्ष। तो नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 3 अवस्थाएं और 6 चरण बताया है। क्या बताया है? 6 चरण बताया है दोस्त, 6 चरण। अगला देखिएगा, सहसंबंध गुणांक का मान। तो सहसंबंध गुणांक का मान स्पीयरमैन ने बताया है दोस्त। सहसंबंध गुणांक का मान देखेगा तो सहसंबंध गुणांक का मान जो होता है वो मूल बिंदु अर्थात 0 के बाएं साइड से देखेंगे दोस्त। तो अगर ऑप्शन में आपका दिया गया है कि -1.00 से +1.00 के मध्य होता तो ये आपका सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि सहसंबंध गुणांक का मान -1.00 से +1.00 के मध्य होता है। यह किसने बताया है दोस्त? स्पीयरमैन ने बताया। वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937 में किया गया था दोस्त। वर्धा शिक्षा सम्मेलन
देखेंगे तो महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत किया था दोस्त। इसको बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा और नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है। और इसके समय साड़ी पूछ ली जाती है, 5 घंटा 30 मिनट के इसमें समय साड़ी है। सबसे अधिक जो है किस शिक्षा पर बल दिया गया है, तो हस्त कौशल की शिक्षा पर बल दिया गया है दोस्त। और स्वावलंबन की भावना के विकास पर बल दिया गया है, किसमें, वर्धा शिक्षा की नीति में दोस्त। अब देखिएगा यहाँ पर 6वां क्वेश्चन पूछा गया कि अब्राहम मैस्लो कितनी आवश्यकताएं बताई हैं। तो अब्राहम मैस्लो का पदानुक्रमिक सिद्धांत हमने आपको बताया था। अब्राहम मैस्लो का पदानुक्रमिक सिद्धांत में 5 आवश्यकताओं को बताया है, और वह आवश्यकता का जो क्रम है वो निम्न से उच्च आवश्यकता का क्रम होता है दोस्त। तो पहली आवश्यकता शारीरिक या दैहिक आवश्यकता, दूसरा है सुरक्षा, तीसरा है प्रेम, चौथा है सम्मान और 5वां है आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि तक केवल 5% लोग ही पहुँच पाते हैं। 7वां देखिएगा, कह रहा कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रथम समिति, बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रथम समिति कौन सी बनी थी। तो बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रथम समिति तो देखेंगे दोस्त हंसा मेहता समिति 1958 में हंसा मेहता समिति का गठन किया गया था। अगर ऑप्शन में हंसा मेहता समिति आपको नहीं मिला और वहाँ पर आपको दिया गया है क्या, दुर्गाबाई देशमुख समिति। तो दुर्गाबाई देशमुख समिति देखिएगा 1958 में आई थी और हंसा मेहता समिति 1962 में आई थी। तो आप लोग चले जाइएगा, अगर पहली समिति पूछा है तो दुर्गाबाई देशमुख समिति पर चले जाइएगा, अगर ऑप्शन में वो नहीं है तो हंसा मेहता समिति पर चले जाइएगा। ये दोनों समितियां जो है वो बालिकाओं की शिक्षा पर जो है सबसे ज़्यादा बल दिया था। भारत में 10+2+3 शिक्षा संरचना का सुझाव किसने दिया था। तो भारत में 10+2+3 शिक्षा संरचना का सुझाव जो है यह कोठारी आयोग ने दिया था दोस्त। कौन दिया था, कोठारी आयोग ने दिया था, ठीक है। और इसको लागू जो है किया गया था दोस्त, देखेंगे तो 1968 की शिक्षा नीति के तहत जो इसे लागू किया गया था। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था, तो कोठारी आयोग का गठन जो 1964 में किया गया था, अपना प्रतिवेदन 1966 में प्रस्तुत किया था। DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी जो है इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इसको कोठारी आयोग भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, शिक्षा में अवरोधन का अर्थ क्या है, यहाँ पर पूछा है दोस्त। तो शिक्षा में अवरोधन का अर्थ क्या है, एक ही क्लास में बच्चे को रोके रखना दोस्त क्या कहलाता है, अवरोधन। अर्थात जहाँ पर बालक को 1 वर्ष में 1 कक्षा को उत्तीर्ण करना चाहिए, वहाँ पर 1 वर्ष में बालक 1 कक्षा को ना उत्तीर्ण करके 2 वर्ष या 3 वर्ष में 1 कक्षा को उत्तीर्ण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवरोधन। अर्थात बालक को एक ही क्लास में रोके रखना क्या कहलाता है, अवरोधन। दूसरा देखिएगा क्या कह रहा, दूसरा कह रहा है कि अपव्यय क्या है, शिक्षा में अपव्यय क्या है। अपव्यय अर्थात प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण किए बगैर बालक का विद्यालय से भाग जाना या हट जाना, चले जाना क्या कहलाता है, ये दोस्त अपव्यय कहलाता है। प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण किए बगैर अर्थात कक्षा 1 से कक्षा 8 की शिक्षा को पूर्ण किए बगैर बीच में ही यदि कोई बालक विद्यालय को छोड़ देता है तो उसे क्या कहा जाता है, अपव्यय कहता है, अपव्यय कहा जाता है। अपव्यय और अवरोधन पर सबसे अधिक बल या पहली समिति कौन थे जो बल दिया था व्यय और अवरोधन पर, तो 1929 में वो समिति थी, उस समिति का नाम क्या है, हरटांग समिति। तो हरटांग समिति जो है वो सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया था, अपव्यय और अवरोधन की शिक्षा पर बल दिया था। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है, तो प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है, तो यहाँ पर देखेंगे मुक्तात्मक अनुशासन का समर्थन करता है। तो प्रकृतिवाद जो है किस अनुशासन का समर्थन करता है, तो यहाँ पर देखेंगे किसका, तो यहाँ पर देखेंगे मुक्तात्मक अनुशासन। प्रकृतिवाद शिक्षा के जनक कौन है, तो जीन जैक्स रोक्सो हैं। प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषता क्या है, उसमें बालक किसी भी कार्य को क्या करता है, स्वतंत्रता पूर्वक करता है। शिक्षक का स्थान वहाँ पर जो होता है वो सुविधा प्रदाता का होता है। मुख्य स्थान की भूमिका में कौन होता है, तो बालक होता है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि आदर्शवाद किस अनुशासन पर बल देता है, तो आदर्शवाद जो है वो प्रभावात्मक अनुशासन व दमनात्मक अनुशासन पर बल देता है दोस्त। आगे चलते हैं, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है, तो व्यवहार में परिमार्जन। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, तो मैंने आपकी परिभाषाएं भी बताया है कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्त, अधिगम कहलाता। तो यहाँ पर व्यवहार में परिमार्जन होना क्या कहलाता है, अधिगम। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में कब जोड़ा गया दोस्त, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2002 के तहत अनुच्छेद 21(1) में, ठीक है। गोखले बिल किससे संबंधित है, तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। गोखले बिल किससे संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। सबसे पहले मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा
की मांग किसने रखा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने रखा था। ब्रितानी प्रशासन सभा के समक्ष इन्होंने रखा था, लेकिन अल्पमत होने के कारण इनकी मांग को ठुकरा दिया गया था दोस्त। तो 18 मार्च 1910 को जो है सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है प्राथमिक शिक्षा को जो है मुफ्त और अनिवार्य करने की मांग को रखा था। किसके समक्ष? ब्रितानी प्रशासन के समक्ष, लेकिन इसकी मांग को ठुकरा दिया गया था अल्पमत होने के कारण। बुनियादी शिक्षा की विशेषता क्या है दोस्त? स्वावलंबन की भावना का विकास करना, स्वतंत्रता की भावना का विकास करना दोस्त। स्वावलंबन की भावना का विकास करना बुनियादी शिक्षा का मुख्य विशेषता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण होने चाहिए। जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण वो कैसे होने चाहिए दोस्त? तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो भी हो विश्वसनीय हो और वैध हो। विश्वसनीय का अर्थ ये हुआ कि किसी भी यंत्र को या किसी भी टेस्ट को जितनी बार किया जाए उसका रिजल्ट एक आना चाहिए दोस्त, अलग अलग नहीं आना चाहिए। अगर अलग अलग आता है तो हम कहेंगे कि अमुक परीक्षण में विश्वसनीयता की मात्रा नहीं है, ठीक है। और वैधता क्या है? जिसके लिए बनाया गया है उसी का वो मापन करे। जैसे बुद्धि के परीक्षण के लिए हमने बनाया है बुद्धि परीक्षण, तो उसी का वो मापन करे तो वैध है। और जितना हमने परीक्षण करके जितना IQ लेवल हमारे परीक्षण से बताया उतना ही अगर कोई दूसरा करे, तीसरा करे, चौथा करे और वही IQ निकाल करके वो देता है तो हम कह सकते हैं कि अमुक परीक्षण में विश्वसनीयता और वैधता है। तो सबसे प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगी? मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विश्वसनीय और वैध होना चाहिए। अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? तो पांडिचेरी में 24 नवंबर 1926 को जो है अरविंद आश्रम की स्थापना किया था दोस्त। कौन किया था? तो अरविंद आश्रम की स्थापना जो किया था अरविंद घोष ने किया था दोस्त, पश्चिमी बंगाल में किया था। शांति निकेतन स्कूल की स्थापना किसने किया था? तो शांति निकेतन स्कूल की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में किया था दोस्त। कब किया था? 1901 में किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व भारती की स्थापना किसने किया था? तो विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था दोस्त। कब किया था? तो 1921 में किया था। विश्व भारती को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो 1951 में जो है वही विश्व भारती जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा लिया। और केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है दोस्त? तो प्रधानमंत्री होता है। आगे देखेंगे, ब्रह्म विद्यालय की स्थापना कौन किया था? तो यही रविन्द्रनाथ टैगोर पहले ब्रह्म विद्यालय के नाम से ही स्थापित किया था, पुनः उसका नाम चेंज करके जो है फिर शांति निकेतन रख दिया गया था दोस्त। और इसी शांति निकेतन में जो है फिर क्या विश्व भारती की स्थापना किया गया था, जो वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा उसको प्राप्त है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब उसे मिला? 1951 में मिला था। और केंद्रीय विश्वविद्यालय का देखेंगे तो कुलाधिपति कौन होता है? तो उसको देखेंगे प्रधानमंत्री होता है। अगला देखिएगा, कह रहे कि रविन्द्रनाथ टैगोर अपना आदर्श किसको मानते हैं? तो जीन जैक्स रूसो को अपना आदर्श मानते हैं। क्यों? क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर भी प्रकृतिवादी थे दोस्त, ठीक है। इसलिए जीन जैक्स रूसो को अपना जो है क्या मानते थे? जो है आदर्श मानते थे। सामाजिक परिवर्तन का बृहद अवरोधक क्या है? यहाँ पर पूछा है दोस्त, सामाजिक परिवर्तन का बृहद अवरोधक क्या है? तो धर्म बृहद अवरोधक होता है दोस्त। अंधविश्वास जो हुआ, कुप्रथा हुआ, अशिक्षा हुआ, ये हमारे सामाजिक परिवर्तन के क्या है? अवरोधक है, ठीक है दोस्त। हमारे समाज में जो परिवर्तन होता है उसका अवरोधक रोकने का कार्य करता है क्या? धर्म, अंधविश्वास, कुप्रथा, रूढ़ियाँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है दोस्त? सामाजिक परिवर्तन में एक प्रकार से बृहद अवरोधक का कार्य करती। बच्चों का घर शब्द का प्रयोग कौन किया है दोस्त? तो फ्रोबेल ने किया है। यही फ्रोबेल जो है खेल प्रणाली का जनक है। प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए? स्वानुशासन होना चाहिए। देखिए प्रयोजनवाद के जनक कौन है? तो जॉन डेवी या चार्ल्स एंड पियर्स आ जाएंगे अनुशासन, उसमें चले जाएगी ऑप्शन में। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है? जॉन डेवी के है। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? विलियम वुंट, पढ़ा चुके हैं दोस्त। संज्ञानात्मक विकास का प्रत्यय कौन दिया है? जीन पियाजे। संक्षिप्त विधि से मध्यमान निकालने का सूत्र क्या है? तो संक्षिप्त विधि से अगर पूछेगा तो चले जाइएगा m बराबर सिग्मा एक्स अपान एन। दीर्घ विधि से पूछेगा तो m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन पर चले जाइएगा। दोनों विधियां मैंने बता दिया। पद विश्लेषण विधि क्या है दोस्त? इसको आप लोगों ने बीएड में भी पढ़ चुके होंगे। तो पद विश्लेषण का अर्थ क्या होता है? अच्छे पदों का चयन करना और खराब पदों का निरस्त्रीकरण करना, निकालना। दर्शन शिक्षा के लिए क्या कार्य करता है? तो निर्देशक के रूप में कार्य करता है। अब देखिए, चोल कर्म संस्कार किस काल की शिक्षा में है? वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन, मुस्लिम कालीन। तो चोल कर्म संस्कार को चूड़ा कर्म संस्कार कहा जाता है, विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है दोस्त, वैदिक काल में होता था। स्टूमुलस सब्स्टिट्यूशन का प्रत्यय कौन दिया है? स्टूमुलस सब्स्टिट्यूशन पावलो ने दिया है दोस्त, कुत्ते पर प्रयोग किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, निषेधात्मक शिक्षा का प्रत्यय कौन दिया है? रूसो ने दिया है। आगे चलते हैं, देखिए नया क्वेश्चन है दोस्त, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ODB
ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड किस राज्य में सबसे पहले लागू किया गया दोस्त? अभी हाल ही का एक क्वेश्चन है और इसमें पूछा भी गया है, एमएड में भी आ चुका है दोस्त। ओडीबी क्या है? तो ओडीबी देखिएगा स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। ये किस राज्य में इसकी शुरुआत हुई है सबसे पहले? तो तमिलनाडु राज्य में। कब? 2020 में। स्कूल एवं कॉलेजों में डिजिटल ब्लैक बोर्ड तकनीकी ऑडियो विजुअल का प्रयोग करना, अर्थात शिक्षण सहायक सामग्री जो है दोस्त, जो वर्तमान में हमारी तकनीकी शिक्षा प्रणाली है, उसको सबसे पहले जो है ओडीबी ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड जो है वो तमिलनाडु राज्य में सबसे पहले लागू किया गया 2020 में। इसलिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई है दोस्त? तो किस राज्य से हुई है? यह हुआ है आपके तमिलनाडु राज्य से। तो ये भी क्वेश्चंस बना है दोस्त।